दोस्तों, एक जमींदार का लड़का एक मजदूर की लड़की से बेहद प्यार करता था। वो उस लड़की से इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसके पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा वो लड़का खुद ही उठाता था। सिर्फ उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा ही नहीं, उसका, उसके परिवार का, उसके माता पिता का खाने पीने तक का सारा खर्चा भी वो लड़का खुद ही उठाता था। वो लड़का सिर्फ इससे प्यार ही नहीं करता था, बल्कि इसके साथ शादी करने के सपने देखा करता था। लेकिन अचानक से कुछ दिनों के बाद ये लड़की बदल जाती है। उस लड़के को धोखा देने लग जाती है, क्योंकि इस लड़की को एक उससे भी ज्यादा अमीर ज्यादा लड़का मिल चुका था। वो अब उस अमीर लड़के के साथ शादी करने का सपना देखने लगती है और एक दिन उस लड़के को धोखा दे करके और उस अमीरजादे के साथ शादी कर लेती है। दोस्तों, जब उस लड़के को ये पता चलता है कि जिस लड़की के साथ बचपन से मैं प्यार करता था, जिसके साथ शादी करने के सपने देखा करता था, वो किसी और के साथ शादी करके किसी और की पत्नी बन चुकी है, वो लड़का टूट जाता है और उसकी हालत पागलों की जैसे हो जाती है। ये लड़की शादी करके उस अमीरजादे के घर जाती है। कुछ दिनों तक वो अमीर लड़का इसका इस्तेमाल करता है, एक दो सालों तक अपने पास रखता है, इससे एक बच्चा पैदा कर देता है और उसके बाद फिर इसको तलाक दे करके किसी और नई लड़की के साथ शादी करके रहने लग जाता है। इसे अपने घर से धक्के मार करके और भगा देता है। ये भाग करके फिर से रोती बिलखती अपने मैके आ जाती है। दोस्तों, इसके बाद जो इस कहानी में होता है, उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। अगर आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, काफी दिल को दहला देने वाली कहानी है। अगर इस स्टोरी को आप सुनेंगे तो आपके भी आंखों से बरबस आंसू बहने लग जाएगा। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बिहार का एक जिला पड़ता है बक्सर। बक्सर के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक लड़का, जिसका नाम विजय होता है। विजय के पिताजी एक जमींदार थे। उनके पास काफी अच्छी खासी खेती बाड़ी थी और जिससे उनको काफी अच्छा खासा इनकम होता था। लेकिन जब विजय धीरे धीरे 10वीं क्लास पास कर लेता है तो जो खेती बाड़ी का जो कार्यभार था, उसके पिताजी धीरे धीरे विजय को संभालने के लिए दे देते हैं, क्योंकि अब उसके पिताजी के बस की बातें नहीं थी। अब पिताजी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे, इसलिए अब विजय को कहते हैं, विजय, तुम बड़े हो चुके हो और खेती बाड़ी का जो हिसाब किताब है तुम ही रखा करो, तुम ही देखा करो, किस खेत में क्या बोना है, किस समय खेती की कटाई करनी है, ये सब चीजें तुम्हें अब देखना चाहिए। मजदूरों से करवाओ और सबका हिसाब किताब तुम ही रखो। और विजय एक काफी नेक लड़का होता है। वो अपनी खेती बाड़ी का हिसाब किताब खुद ही रखने लगता है और खेती बाड़ी में किस चीज की कब जरूरत होती है वो सारी चीजों का देखना शुरू कर देता है। दोस्तों, विजय पढ़ने लिखने में भी काफी होशियार होता है। विजय 10वीं क्लास पास करके 11वीं में जा चुका था और जिस क्लास में वो पढ़ता था उसी क्लास में एक लड़की भी पढ़ती थी, जिसका नाम सीमा था। सीमा के परिवार में उसके माता पिता और एक उसका भाई होता है। सीमा काफी गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उसके पिताजी एक मजदूर थे और मजदूरी करके किसी भी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जब 11वीं में सीमा और विजय दोनों पढ़ने लगते हैं तो कुछ दिनों तक स्कूल सीमा जाती है और उसके बाद स्कूल जाना बंद कर देती है। विजय जब देखता है कि सीमा नहीं आ रही है तो काफी परेशान होता है, क्योंकि वो सीमा से काफी प्यार करने लगा था, वो सीमा को चाहने लगा था। जब सीमा को एक दिन भी वो नहीं देखता है तो काफी तंग होने लगता था, काफी परेशान होने लगता है। और कई दिनों तक जब सीमा स्कूल नहीं आती है तो विजय काफी परेशान होकर के और उसके सहेलियों से पूछता है कि सीमा का घर किधर है। तो एक दो उसकी जो सहेली होती हैं बता देते हैं कि इस जगह पर उसका घर है और विजय उसके घर पर एक दिन पहुंच जाता है। जैसे ही विजय उसके घर पर पहुंचता है तो सीमा खिड़की से विजय को देखती है, भाग करके दरवाजे पर आती है और विजय को पकड़ करके और अपने घर में लेकर के जाती है। तुरंत वहां पर खड़ी की हुई एक खाट को उठाती है, खाट को बिछा करके और विजय को काफी गर्मजोशी से उस चारपाई के ऊपर बैठाती है। तुरंत पानी वगैरह ले आकर के पिलाती है। वहीं पर सीमा के पिताजी खड़े होते हैं और सीमा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, ये विजय है और विजय मेरे ही क्लास में पढ़ता है। ये सब बातें जब होने लग जाती हैं तब विजय उसके पिताजी की तरफ देखता है और कहता है, पिताजी, आप सीमा को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं? ये कई दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रही है? तो उसके पिताजी के आंखों में आंसू भर जाते हैं और उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, मैं स्कूल इसे नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर की कंडीशन तो तुम देख ही रहे हो। हमारे पास खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। अगर हम सुबह खाते हैं तो शाम को हमको भूखों सोना पड़ता है। अगर हम शाम को खाएंगे तो सुबह हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। अब कैसे मैं अपनी बेटी को ऐसे कंडीशन में पढ़ा पाऊंगा? मेरी बेटी तो पढ़ने लिखने में काफी होशियार है,
सभी लोग कहते हैं कि अपनी बेटी को पढ़ाओ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसकी किताबें खरीद पाऊँ, इसके ड्रेस सिलवा पाऊँ, इसकी फीस दे पाऊँ, और मैं इस वजह से अपनी बेटी की पढ़ाई यहीं पर अब बंद करवाना चाहता हूँ। जब विजय सीमा की तरफ देखता है तो सीमा के भी आंखों में आंसू होते हैं और वो भी अपनी गर्दन नीचे कर लेती है। तभी विजय उसके पिताजी से कहता है, पिताजी, सीमा को कल से आप स्कूल भेजिए, जो फीस होगा इसका सब मैं दूंगा, इसके जो ड्रेस का खर्चा होगा सब मैं दूंगा, और इसका जो फीस होगा, जो कॉपी किताब में जितने भी पैसे लगेंगे सारी चीजें मैं खर्चा करूंगा, लेकिन इसका पढ़ाई मत बंद करवाइए। जैसे ही सीमा विजय की ये बातें सुनती है, सीमा के चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाता है और वो खुशी से झूम उठती है। विजय उसके पिताजी से कहता है, पिताजी, अभी मेरे साथ सीमा को बाजार भेजिए, मैं अभी चल करके इसके लिए सारी किताबें खरीदता हूँ, इसके ड्रेस वगैरह सब खरीद करके इसको दे देता हूँ, और कल से इसको स्कूल में भेजिएगा। कल स्कूल में जाने के बाद इसका फीस भी मैं जमा कर दूंगा, और उसके बाद आप रेगुलर इसको स्कूल में भेजा करिएगा। दोस्तों, जैसे ही उसके पिताजी उसकी बातें सुनते हैं, उनके भी आंखों से आंसू भरने बहने लग जाते हैं, और उस विजय को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा, ये तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। विजय कहता है, आप कैसी बात कर रहे हैं, इतने बुजुर्ग हैं आप, सीमा के पिता हैं तो मेरे भी पिता के समान है, पिता बेटे का एहसान नहीं चुकाता है, बस मुझे करने दीजिए मैं जो कर रहा हूँ, और आप कल से सीमा को स्कूल भेजिएगा। अभी मैं सीमा को अपने साथ ले करके बाजार जा रहा हूँ और इसकी कॉपी किताब वगैरह खरीदवाता हूँ। वो साथ में सीमा को लेकर के मार्केट चला जाता है और वहां जाके उसको 11th की सारी किताबें खरीदवाता है, बैग खरीदवाता है, उसके ड्रेस खरीदवाता है, और सब खरीद करके जब घर लेकर के आता है तो उसके पिताजी, उसके माँ, सब कुछ देख करके सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद सब कुछ देख करके वो चला जाता है और कहता है कि कल जरूर सीमा को स्कूल भेजिएगा। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो इंतजार कर रहा होता है कि सीमा अभी तक क्यों नहीं आई। तभी वहां से सामने से ड्रेस पहन करके और स्कूल में आती हुई सीमा उसे दिखती है। जैसे ही वो सीमा को देखता है, खुशी के मारे झूम उठता है, और सीमा जैसे ही इसको देखती है, भाग करके इसके नजदीक आती है और इसके गले से लग जाती है और कहती है कि तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाएंगे हम लोग। मेरे पिताजी भी कह रहे थे कि उस लड़के ने जो किया है वो शायद ही आज के जमाने में कोई कर पाए, और तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दिया। मैं तुम्हारे इस एहसान के नीचे जीवन भर दबी रहूंगी। और दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लग जाता है। एक दिन जब ये 12th पास कर लेते हैं तो विजय सीमा से कहता है, सीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे चल करके हम दोनों की शादी हो जाए। सीमा कहती है, अभी तो हमने 12th ही पास किया है, पढ़ाई लिखाई करो ना, शादी कौन सी भागी जा रही है, शादी तो एक दिन कर ही लेंगे। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा ही नेक विचारों वाला नेक इंसान पति के रूप में मैं पाऊं, लेकिन अभी कुछ पढ़ाई लिखाई करने का समय है, पढ़ाई लिखाई कर लो, ग्रेजुएशन के बारे में, शादी विवाह के बारे में सोचेंगे। और फिर विजय कहता है, ठीक है, और दोनों पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। 3 साल के बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर विजय सीमा से कहता है, सीमा, अब तो हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है, अब दूरियां बर्दाश्त नहीं होती हैं, अब मैं चाहता हूं कि अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। सीमा कहती है, भाई, शादी अगर तुम्हें करना है तो मेरे पिताजी जी से जाकर के मिलना पड़ेगा, क्योंकि शादी का जो पूरी जिम्मेदारी है माता पिता की होती है, मैं अपने शादी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तुम पिताजी से जाकर के मिलो, अगर पिताजी एक्सेप्ट करते हैं तो हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं तो तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम्हें काफी प्यार करती हूँ, और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। विजय कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही जाकर के तुम्हारे पिताजी से मिल लूंगा और अपनी शादी की बातें कर लूंगा। वो कहती है, ठीक है, और इतनी बात होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। इधर विजय जब अपने घर जाता है तो खेती बाड़ी का जो सीजन चल रहा होता है, और खेती बाड़ी में इतना मशगूल हो जाता है कि उसे ये चीजें याद ही नहीं रहता है। कई दिन बीत जाते हैं, 10-15 दिन बीत जाते हैं, फिर 15 दिन के बाद उसे याद आता है कि यार, सीमा के पिताजी से मिलना था और शादी के बारे में बात करना था। लेकिन उस 15 दिन के आने से पहले ही यहाँ कुछ और ही गुल खिल चुका था। जब उस दिन के बाद जब सीमा अपने घर जाती है तो एक दिन अपने सहेलियों के साथ वो मार्केट में जाती है। मार्केट में जब जाती है तो एक फुल्की वाले के पास अपने सहेलियों के साथ फुल्की खा रही होती है, और खाते खाते अपने सहेलियों के साथ काफी हंसी मजाक कर रही थी। तभी वहां पर एक बड़ी सी कार आकर के रुकती है, और उसमें से एक काफी हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है। जैसे ही वो लड़का बाहर निकलता है और सीमा को देखता है तो एक हल्की सी मुस्कान बिखेरता है, और सीमा भी जब उसकी तरफ देखती है तो वो भी मुस्कुरा देती है।
वो लड़का मुस्कुरा करके और इसके तरफ देखता रहता है और इसे इशारा कर देता है। सीमा भी उसको देख करके मुस्कुराती रहती है। तभी वो लड़का उसकी सहेली को बुलाता है, क्योंकि वो लड़का उस सहेली को जानता था। वो लड़का उसकी सहेली को अपने पास बुलाता है और एक पेपर में एक मोबाइल नंबर लिख करके देता है और कहता है कि वो जो लड़की खड़ी है उसको ले जा करके ये नंबर दे दो। वो लड़की वो मोबाइल नंबर ले आकर के सीमा को दे देती है और कहती है ये नंबर लो, वो जो रमेश है उसने दिया है और इसने बोला है कि रात को जब फुर्सत में होना तो इस मोबाइल नंबर पर बातें करना। सीमा उसके नंबर को ले लेती है और अपने पास रख लेती है और उस लड़की से पूछती है कि ये रमेश कौन है। तभी वो लड़की उसको बताती है कि तुम्हें पता नहीं है, ये लड़का विधायक जी का लड़का है, जो हमारे विधायक जी हैं उनका एक लौता संतान है और अभी अभी ये इंग्लैंड से डॉक्टरी की डिग्री कंप्लीट करके आया है और यहीं पर वो काफी बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहा है। दोस्तों, जैसे ही सीमा उसकी ये बातें सुनती है, उसे और उस लड़के की तरफ आकर्षण हो जाता है, क्योंकि सीमा सोचने लगी थी कि इतने बड़े इतने अमीर लड़के के साथ अगर शादी मेरी हो जाएगी तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी, मेरी तो दुनिया ही बदल जाएगी। और सीमा लालच के बस और उस लड़के को देख करके मुस्कुराती रहती है और लड़का फिर अपनी गाड़ी में बैठ करके और चला जाता है। दोस्तों, वो घर चला जाता है, सीमा अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद जब रात को वो सोने लगती है तो उस मोबाइल नंबर को निकाल करके और उसको कॉल कर देती है। उधर से जो रमेश है कॉल को रिसीव करता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर कॉल करोगी। और इसके बाद उन दोनों के बीच में प्यार की बातें होने लग जाती है। धीरे धीरे इन दोनों में काफी प्यार आगे तक बढ़ जाता है। ये प्यार था या कुछ और था, लेकिन दोनों घंटों घंटों तक एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। एक दिन रमेश सीमा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सीमा कहती है कि मैं भी तो चाहती हूँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी काटूं। रमेश जब ये बातें करता है, उसके बाद सीमा भी उससे काफी प्यार से बातें करती है और कई दिनों तक जब ये बातें चलती रहती है तो रमेश कहता है कि मैं अपने पिताजी से बात करूंगा और हम दोनों बहुत ही जल्दी शादी कर लेंगे। दोस्तों, तभी उस दिन जो विजय था, विजय के दिमाग में जब आता है कि यार काफी दिन हो गया, मुझे उसके पास जाना था, सीमा के पास जाना था और सीमा के पिताजी से मिलना था, शादी की बातें करना था, लेकिन मैं खेती बाड़ी में इतना उलझ कर रह गया कि मुझे याद ही नहीं आया। और आज मुझे याद आया है तो मुझे आज सीमा के घर जाना चाहिए। वो सीधे सीमा के घर जाता है और जैसे ही घर जाता है तो आवाज सीमा को लगाता है। सीमा सुनती है उसकी बात को, खिड़की से उसको देखती है, लेकिन उसको नजरअंदाज करके और बाहर नहीं निकलती है, अपने कमरे में बैठी रहती है। और सीमा के माता पिताजी बाहर निकलते हैं, एक खाट बिछाते हैं और विजय को उसके ऊपर बैठाते हैं और काफी गर्मजोशी से विजय का स्वागत करते हैं। विजय उनसे कहता है कि मैं आप लोगों के पास एक काम से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी सीमा के साथ शादी कर लूं। मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। जैसे ही सीमा के पिताजी ये बात सुनते हैं, उसकी माँ सुनती है तो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे जैसा दामाद तो पाने के बाद धन नहीं हो जाऊंगा मैं, तुमसे अच्छा दामाद तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। हम लोग खुश हैं तुम्हारी शादी सीमा से करने के लिए। तो विजय कहता है कि सीमा कहाँ पर है। उसकी माँ जाती है तुरंत सीमा की और सीमा को कमरे में से बुला करके बाहर ले आती है। सीमा जब आती है तो विजय सीमा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे पिताजी से बात कर लिया है और पिताजी तुम्हारे तैयार हैं, तुम्हारी माँ भी तैयार है तुमसे शादी मेरी शादी करवाने के लिए। तभी सीमा कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी और को प्यार करती हूँ और मैं किसी और से शादी करूंगी, तुम मेरे लायक नहीं हो। दोस्तों, जैसे ही ये विजय बातें सुनता है तो काफी अचरज से उसको देखने लग जाता है। और जो सीमा के माता पिता होते हैं, जो पिताजी होते हैं, तुरंत एक चाटा उसके गाल पर जड़ देते हैं सीमा के और कहते हैं कि बदतमीज कहें कि किस तरीके की तू बात कर रही है। जिस समय हमारे पास पैसे नहीं थे तुझे पढ़ाने के लिए, इस बच्चे ने इस लड़के ने पैसे देकर के तुझे पढ़ाया। हमारे पास खाने खाने के लिए पैसे पैसे नहीं थे, अनाज नहीं था, तो इसने आज तक हम लोगों को अनाज देता रहा, आज तक अपने पैसे खर्चा करके हम लोग को खाना पीना खिलाता रहा। और तू आज इसको त्यागने की बात कर रही है, किसी और के साथ शादी करना चाहती है। तू बहुत ही नमक हराम लड़की है, तू ऐसा कर रही है, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। काफी उसके माता और पिता उसको डांटते हैं, लेकिन तभी वो कहती है कि मैं रमेश के साथ प्यार करती हूँ। रमेश इस एरिया के विधायक का लड़का है, वो डॉक्टरी पढ़ चुका है और यहीं पर बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है और मैं उसके साथ शादी करके रानी की तरह से रहना चाहती हूँ। इस फटीचर के पास क्या है, इसके पास कुछ खेती बाड़ी है
और उस खेती बाड़ी से ही ये इसकी जिंदगी कटती है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस खेती बाड़ी वाले से मैं अपनी शादी करूं, इसलिए मैं रमेश के साथ ही शादी करूंगी, चाहे आप लोग कुछ भी कर लें। दोस्तों, उसके माता पिता की आंखों से आंसू बहने लग जाता है और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग के जीते जी तुम्हें विजय से ही शादी करना पड़ेगा। लेकिन वो कहती है अगर आप लोग जबरदस्ती मेरे साथ करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं फांसी लगा लूंगी या जहर खा लूंगी, लेकिन मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, फिर जो विजय होता है वहां से अपने आंखों में आंसू भर करके और वहां से कहता है ठीक है पिताजी, अगर इसको जो पसंद है उसी से शादी करने दीजिए। और काफी दुखी होकर के वो वहां से निकल जाता है। मजबूरन उसके माता पिता को उसकी शादी रमेश के साथ करना पड़ता है। रमेश बारात लेकर के आता है और इसे शादी करके अपने साथ लेकर के चला जाता है। दोस्तों, अपने साथ लेकर के जाता है, बड़ा सा हॉस्पिटल वो बनवा रहा था, कुछ ही दिनों में उसका हॉस्पिटल तैयार हो जाता है और वहां पर बड़े बड़े डॉक्टर, अच्छे अच्छे डॉक्टर अपॉइंट करता है। धीरे धीरे उसका हॉस्पिटल काफी अच्छा चलने लग जाता है। काफी लोग उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए आ जाते हैं और देखते ही देखते रमेश और भी अमीर बन जाता है और ये उसके साथ काफी अच्छे से रहने लग जाती है। 1 साल के बाद इसको एक बेटा होता है, सीमा को एक बेटा होता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि उस हॉस्पिटल में जो रमेश था एक महिला अपॉइंट करता है। एक गाइनोकोलॉजिस्ट आती है जो अनमैरिड होती है, काफी खूबसूरत होती है और रमेश का जो प्यार का जो चक्कर होता है उस महिला के साथ चल जाता है। अब वो हमेशा उस महिला के साथ ही रहना चाहता है। वो हॉस्पिटल में ही एक रूम लेकर के और उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। हर दिन दोनों पति पत्नी के तरह से एक साथ दोनों रहने लग जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ धीरे धीरे उसका मोह भंग हो जाता है। अपनी पत्नी से सीमा से दूरियां बनाने लग जाता है। अब वो घर बहुत मुश्किल से कई कई 15-15 दिनों के बाद आता है। वो हॉस्पिटल में ही उसी के साथ रहने लग जाता है और फिर एक दिन जब घर आता है तो सीमा को पता चल गया होता है कि वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। सीमा उसको काफी खरी खोटी जब सुनाती है तो कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैंने उसको रखा है और उसी के साथ शादी करके उसी के साथ रहूंगा। और विदिन 1 हफ्ते के अंदर सीमा को तलाक दे करके और उसी के साथ शादी करके उसी को लेकर के रहने लग जाता है। सीमा को घर से धक्के मार करके और भगा देता है और कहता है कि तुझे जहां जाना है वहां जा, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। दोस्तों, सीमा अपने बेटे को लेती है और बेटे को लेकर के अपने मैके आ जाती है। अपने मैके आकर के अपने माता पिता को सारी कहानी बताती है। उसके माँ बाप काफी गरीब होते हैं और उनकी औकात नहीं होती है कि रमेश के खिलाफ कुछ कर पाए और अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी रो धो करके काटने लग जाते हैं। उसके पिताजी सीमा को कहते हैं, सीमा, उस दिन मैंने तुम्हें समझाया था ना कि कितना प्यार करने वाला तुम्हें पति मिल रहा था, लेकिन तुमने उसको ठुकरा करके और इस बहुरूपिये के साथ शादी कर लिया। मुझे पता था कि तुम्हारी जिंदगी में यही चीजें होने वाली है जो तुम्हारे साथ हुई है और अच्छा हुआ है, तुम्हारे जैसे लालची लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। जब ये बातें उसके पिताजी कहते हैं तो सीमा वहां पर फूट फूट करके रोने लगती है और वो पुराने दिनों को याद करने लग जाती है जब कॉलेज में, स्कूल में आते जाते रमेश के साथ हमेशा घूमती रहती थी, मौज मस्ती करती रहती थी। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे। उन दिनों में जब वो गुम हो जाती है और वो बातों को याद करके और फूट फूट करके रोने लग जाती है। धीरे धीरे किसी भी तरह से अपने बेटे के साथ मैके में ही अपनी जिंदगी काटने लग जाती है। उधर जो विजय था, विजय जब इसने छोड़ दिया था तो विजय काफी दुखी रहने लग गया था। विजय पागलों की तरह से रहने लगा था और देखते ही देखते वो इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि उसके घर वाले काफी परेशान रहने लग जाते हैं। घर वाले उसका काफी ट्रीटमेंट करवाते हैं और उसे चाहते हैं कि इसको किसी भी तरह से सुधार हो। लेकिन एक दिन वो अपने घर को छोड़ करके चला जाता है और एक साधुओं के झुंड में जाकर के मिल जाता है। वहां पर एक फकीर बन जाता है, एक जोगी बन जाता है और एक सारंगी लेकर के और उन जोगियों के साथ गांव गांव में घूम करके गाने बजाना शुरू कर देता है, भीख मांगना शुरू कर देता है। और इसी क्रम में एक दिन ऐसे ही जोगी के भेष में गाते बजाते उस गांव में पहुंच जाता है जिस गांव में सीमा अपने माता पिता के साथ रह रही थी। वहां पर जब वो गाना बजाते हुए और आगे जा रहा था और विरह के गीत इस तरह से दर्द में तड़प करके वो गा रहा था, गांव वाले सुन करके सबके आंखों से आंसू बह रहे थे और सभी बार बार कह रहे थे कि जोगी जी एक बार और गाइए, एक बार और गाइए, और बार बार वो इस गीत को दोहराता जा रहा था। उधर अपने कमरे में बैठी हुई जब सीमा को उसकी आवाज सुनाई देती है, उसके कानों में उसकी आवाज जाती है तो उसका सीना धड़कना शुरू हो जाता है और उसके
जो जिंदगी में जो उफान आना शुरू हो जाता है, वो सोचने लगती है कि ये विजय फिर से यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि वो विजय की आवाज को पहचान जाती है। और जब बार बार विजय वो विरह के गीत को गा रहा होता है तो उसकी धड़कनें बढ़ने लग जाती है। वो काफी बेचैन हो जाती है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो अपने घर से बाहर निकल करके भाग कर आती है। वहां पर एक चबूतरे के ऊपर विजय बैठ करके गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक सारंगी लेकर के सारंगी बजा रहा था और ये विरह के गीत गा रहा था। वो भाग करके विजय के विजय के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर के विजय के गले लग जाती है और कहती है, विजय बस करो, अब बर्दाश्त नहीं होता है इस तरह से, इतना तुम्हारा गीत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब रुक जाओ। विजय रुक जाता है और कहता है कि क्या हुआ भाई, क्या परेशानी हो गई आपको, क्यों आप इस तरह से कह रही हैं। वो कहती है कि विजय इस तरह से मत बोलो, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, तुम विजय हो और तुम जोगी के भेष में आ जाए हुए हो। मुझसे बहुत जिंदगी में गलतियां हो गई, मैंने तुम्हें त्याग दिया, तुम्हारे साथ धोखा किया और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रहूं, मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ, मत करो ऐसा गलत, मत छोड़ो तुम मेरा साथ। विजय उसके तरफ देखता है और विजय की आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। वहां पर जितने भी लोग इकट्ठा थे, इन दोनों की बातें जब सुनते हैं तो सबके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। विजय खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अब तो जोगी हूँ, मैं तो इस दुनिया से, यहाँ पर इस सांसारिक मोह माया से अलग हो चुका हूँ और आप जाइए अपनी जिंदगी में अच्छे से अपने जीवन को जियो, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। तभी जो सीमा का बेटा होता है वो अपने कमरे से भाग करके दौड़ करके आता है और विजय से लिपट जाता है और कहता है, पापा मैं जानता हूँ मेरी माँ हमेशा आपके बारे में बातें करती रहती है, हमेशा आपके बारे में सोच सोच करके और रोती रहती है। जो मेरा असली पापा था जिसने मुझे पैदा किया, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। वो मेरी माँ को छोड़ सकता है, मेरी माँ को भगा सकता है तो मुझे भी भगा देगा, वो कभी भी हम दोनों का जान ले सकता है। आप मेरे पापा हैं और मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे और मेरी मम्मी को अपना लो। और इतना कह करके वो 8 साल का बच्चा काफी रोने लग जाता है। फूट फूट करके जब रोने लग जाता है तो जो विजय होता है उसकी आंखों से भी आंसू बहने लग जाता है। वो उस बच्चे को अपने गले से लगा लेता है और फिर वहीं पर चौतरे पर बैठ करके और अपने बच्चे को काफी देर तक सहलाता रहता है, प्यार करता रहता है और फिर अपने कमंडल को और अपनी सारंगी को उठाता है। अपने एक तरफ एक बाजू में अपने बेटे को और दूसरे बाजू में अपनी पत्नी सीमा को लेता है और दोनों को लेकर के आगे बढ़ने लग जाता है। सीधे अपने गांव जाता है। गांव जाने के बाद वो सारंगी और अपना जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ फेंक देता है। जब उसके माता पिता उसको देखते हैं तो उसके माता पिता भी काफी खुश होते हैं और 1-2 दिनों के बाद ही सीमा और विजय की काफी धूमधाम से शादी करा दी जाती है। सीमा अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, विजय अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ काफी हंसी खुशी से रहने लग जाता है। इस तरह से इस कहानी की समाप्ति होती है। एक बिछड़ा हुआ प्रेमी फिर से अपनी पत्नी को मिल चुका था और इनकी जिंदगी में खुशहाली आ चुकी थी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।